हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हमने हमारा बायोटेक्नोलॉजी का सेशन चल रहा था, जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के अंदर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देख रहे थे, जिसमें हमने 3 चीज़ की बात की थी: एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर और एक कॉम्पिटेंट होस्ट। तो उनमें से मेरा पहला सेशन है कौन सा? रिस्ट्रक्शन एंजाइम। ठीक है। एंजाइम्स के अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं, जो मेन स्पेशली है वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। तो उसी पे आज चलिए बात करते हैं, देखते हैं क्या है ये, है ना, और इनका क्या यूज़ है, क्या काम करेंगे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम और कैटालाइजर, ठीक है ना, दैट रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है ना, आपके बॉडी में एक कैटालाइजर की तरह काम करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजिकल बॉडी में उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे एंजाइम्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो इसमें 4-5 हमारे एंजाइम्स हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम, उसके अंदर भी टाइप्स आपको मिलेगा, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। फिर बात करेंगे हमारा लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए टैग पॉलीमरेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एक और है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, चूँकि वो इधर इसमें है नहीं तो हम इसमें बात नहीं करेंगे, वो डीएनए रेप्लिकेशन में बात कर ली थी, राइट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इन सारे एंजाइम्स का हम यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमने ऑलरेडी अगला सेशन है तो वो उसमें देख लेंगे। अभी तो हमारा रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना, इनमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं। देखिए, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये एंजाइम फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। ठीक है ना, कहाँ से आइसोलेट किया गया था? बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था। इसको फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया था? तो मेन एक साइंटिस्ट हैं, वैसे 2 साइंटिस्ट और साथ में काम कर रहे थे। तो एक का नाम है आपका अर्बर 1963, और उसके साथ है इसमिन नॉर्थन। ये 2 साइंटिस्ट और उनके साथ में सहयोगी थे, जो साथ में मिल करके क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। किस पर? रिस्ट्रक्शन एंजाइम पर। ठीक है ना, ये क्या है उसको डिफाइन करेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक अप्रॉक्सीमेट कितने रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं? तो लगभग 900 रिस्ट्रक्शन एंजाइम, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 बैक्टीरिया में से आपके लगभग 900 रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं। आई होप ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थन, अर्बर और स्मिथ को, इनको क्या मिला था? 1978 में इसी काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आई होप इतना डेटा आपको बेसिकली ध्यान होगा। ठीक है ना। These enzymes were isolated for the first time, W. Arber 1963 with Smith and Northern, in bacteria Haemophilus influenzae बैक्टीरिया। ये पहला रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रक्शन एंजाइम सेकंड है, लेकिन जो डिस्कवर हुआ वो फर्स्ट है, क्योंकि इसका पहली बार फंक्शन पता चला और हमने इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में इस्तेमाल किया था, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हार्बर, नॉर्थन एंड स्मिथ ने नोबेल प्राइज इनको दिया गया था रिस्ट्रक्शन एंजाइम पर, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस पर 1978 में। तो इतना डेटा ध्यान रखिएगा। फिर आता है डेफिनेशन। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में क्या आएगा? रिस्ट्रक्शन एंजाइम बिलोंग टू द large class of enzyme called nuclease that cut the specific site of genomic DNA या oblique cut the site को restriction site recognition। सिंपली आपको पता है कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम एक कैटालाइजर एंजाइम है, जो क्या करता है? कट द स्पेसिफिक साइट ऑफ जीनोमिक डीएनए, है ना। वो स्पेसिफिक साइट को हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, या रिकॉग्निशन साइट, या उसे हम ओरिजिन साइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम एक तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। जब भी हमें कहीं डीएनए की मॉलिक्यूल्स में कट लगाना होता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। इसमें भी हम आगे बात करेंगे, 2 तरीके के कट लगते हैं, स्टिकी और ब्लंटेड। जब हमें स्टिक करना होता है तो स्टिकी कट लगाते हैं, जब हमें उसे क्या करना होता है? पूरा सेगमेंट ही कट करना होता है डीएनए का बीच से, तब हम उसके लिए ब्लंटेड, है ना। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्टिकी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में कट लगेगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, और वो दोनों एकदम आमने सामने डीएनए के एकदम पैरेलली कट लगेंगे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें पहला रिस्ट्रक्शन एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम हिंड सेकंड वर आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आरडी बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये पहला रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। देखो, रिस्ट्रक्शन एंजाइम हिंड फर्स्ट, हिंड सेकंड, ये पहला है। लेकिन जो टाइप्स की कैटेगरी देखेंगे तो चूंकि ये सेकंड टाइप में आता है रिस्ट्रक्शन
एंडोन्यूक्लियस सेकंड में आता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लगभग 900 एंजाइम्स 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए गए थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि दो चीज़ें आपको आइडिया आ गया होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे कट लगाने में रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के, या न्यूक्लियस एंजाइम या क्लीविंग एंजाइम, हम इनको अलग अलग बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को न्यूक्लियस एंजाइम भी बोलते हैं, क्लीविंग एंजाइम, क्योंकि न्यूक्लियस पे कट लगाता है इसलिए न्यूक्लियस एंजाइम, और क्लीव करने का काम करता है भी, तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्लीविंग एंजाइम भी बोलते हैं। दो टाइप का है, स्पेशली एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडो इंड साइड पर कट लगाता है और एक्सो एंड साइड। इन और एंड ध्यान रखिए, एंड मतलब आउटसाइड लास्ट साइड में या बाहर लगाता है कट डीएनए के, और ये इन साइड लगाता है अंदर की तरफ। उसके एग्जांपल अगर यहाँ आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो इंड साइड पे कट लगा है, मतलब कि ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस है। और ये इनर साइड पे कट लगा है इन साइड पे, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मेक अ कट स्पेसिफिक पोजीशन या साइट्स, या उसे रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, या क्लीविंग साइट बोलते हैं, या पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। इतने नामों से जाना जाता है जिस जगह पे ये कट लगा था, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, साइट विथ द डीएनए, ठीक है ना, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कट करना, ये कट लगाना, या उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस है तो इन साइड पे कट लगाएगा, तो ये एंडोन्यूक्लियस इन साइड पे कट लगा रहा है। यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, या रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस होगा GAATTC। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जिसे पढ़ने में उल्टा सीधा एक जैसे लगे, जैसे GAATTC को आप पढ़ोगे उल्टा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, GTTAAC, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। इसके बाद अगर हम इसे बात करें, तो ये पहला वो एंजाइम है जिसे हमने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया है, या RDNA टेक्निक्स में इस्तेमाल किया है। दीज एंजाइम कट एंड साइट ऑफ DNA एंड यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात निकल के आती है RDNA टेक्नोलॉजी, तो याद रखिएगा RDNA टेक्नोलॉजी से मुझे ध्यान आया दोस्तों, वहाँ शायद मैंने साइंटिस्ट नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा, पहला रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है ना, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनली कोहेन एंड हार्बर्ट बॉयर। ये दो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आपके पास पुराना एक लो क्वालिटी वाला डीएनए है, आप उसमें अच्छी क्वालिटी डाल के उसे रिकम्बाइन कर दो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको ध्यान आ गया होगा। इस एंजाइम्स को, दीज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, दीज एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। उसके अलावा इसे बायोटिक सीजर भी बोलते हैं, क्लियर है। उसके अलावा इसे हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के अलावा यहाँ बायोटिक सीजर, बायोटिक, बायोलॉजिकल सीजर, बायोलॉजिकल सीजर या बायोटिक, बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर सीजर या केमिकल स्टेपलर भी बोलते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। कैंची का काम क्या होता है, कट करना, तो इसका भी काम वही है, कट करना। जोड़ने का काम लाइगेज का है, तो वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए किन किन नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स की बात किया हमने, एंडो और एक्सो, ये तो बता दिया। तो ये है एक्सो का जो बाहर साइड इधर या इधर कट लगाएगा, और ये है एंडो जो बीच में कट लगा रहा था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स की, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स की बात करेंगे, तीन टाइप है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेकंड, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थर्ड। अब देखिए दोस्तों, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट की अगर बात करेंगे, दीज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट्स। 3 सब यूनिट मतलब इसी रिस्ट्रिक्शन साइट की बात करेंगे तो 3 यूनिट्स इसमें आएगी, एक सिंपल वाली इसमें आएगी, और बाकी 2 यूनिट्स थर्ड वाले में आएंगे। तो फर्स्ट वाले में दे हैव कंसिस्ट 3 डिफरेंट सब यूनिट्स एंड दे रिक्वायर, उन यूनिट्स के साथ किस किस चीज़ की रिक्वायर होगी, ATP, Mg2 पॉजिटिव एंड S एडेनोसाइल मैथ्योनिन आर नॉट यूज इन रिकॉम्बिनेंट DNA। इसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा।
सेकंड वाला क्या है, ये एक सिंपल टाइप का एंजाइम है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम सेकंड और सिंपल एंजाइम, दे रिक्वायर Mg2 पॉजिटिव। इसमें ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ना ही S एडेनोसाइल मेथियोनिन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। फॉर रिस्ट्रक्शन एंजाइम एंड यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये पहला वो एंजाइम है जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में इस्तेमाल किया था। वो कौन सा है, हिंड सेकंड, राइट। EcoR1 है, हिंड सेकंड है ना। ये कुछ बहुत सारे BAM-H1 है, ये अलग अलग नाम है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। वो आपको क्लोनिंग वेक्टर में मैं बता दूंगा, इसके बाद सेशन होगा था, क्योंकि दूसरा वही है एंजाइम के बाद क्लोनिंग वेक्टर और कॉम्पिटेंट होस्ट, तो वो दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर, तो इट इज़ अ फर्स्ट रिसेक्शन एंजाइम यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पहला वो एंजाइम है, और रिसेक्शन एंजाइम के अंदर डिस्कवर होने वाला भी ये पहला एंजाइम था। तो आई होप कि ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है दोस्तों, रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कंसिस्ट, ये थर्ड वाला, ठीक है ना, कंसिस्ट 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट ये रखेगा, है ना, क्लियर है। 5 में से 3 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, ठीक है ना, मतलब 5-6 में से। दे रिक्वायर ATP Mg2 पॉजिटिव एंड S एडेनोसाइल मेथियोनिन एंड आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दोस्तों ये आप इसको इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन ऑफ रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक्शन की अगर बात करेंगे तो हम स्ट्रक्चरल देखेंगे, 2 टाइप का एक्शन लगाए गए, एक स्टिकी एंड एक कट, एक ब्लंटेड, एक स्टिकी एंड एक ब्लंटेड। अगर आप बात करोगे स्टिकी एंड की, तो इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कट, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रैंड पे डिफरेंट पोजीशन पे कट लगाता है। और उसे बोलते हैं ब्लंटेड, वो क्या करता है, डीएनए के सेम पॉइंट्स पे कट लगाता है, डीएनए के सेम पॉइंट्स पे कट। देखते हैं दोस्तों, द कट और रिस्ट्रिक्शन साइट एट अ डिफरेंट रीजन इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंड ब्लंट एंड क्या है, द कट और रिस्ट्रिक्शन साइट और एट द सेम पॉइंट इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब देखिए इसमें है, ये 5 एंड पे नीचे कट लगा हुआ है, यहाँ आप 5 एंड पे देखोगे यहाँ नीचे कट लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों साइड पे अपोजिट स्ट्रैंड पे कट लगा। अगर सामने टू सामने लगता है तो हम उसको बोल सकते थे ब्लंटेड, लेकिन ये क्या लगा है, आगे पीछे लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब होता है एकदम इक्वल, लेकिन ये इक्वल तो नहीं कट लगा हुआ है, आगे पीछे लगा हुआ है, इसलिए हम इसे एसिमेट्रिक बोलते हैं। उसे सिमेट्रिक इसलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, हमने बीचों बीच एकदम कट लगाया है, ठीक है। तो आई होप कि ये 2 डायग्राम आपको ध्यान हो गए होंगे। हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इस्तेमाल होगा, तो सर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे स्टिकी कट, क्योंकि हमें वेक्टर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को उसमें स्टिक करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टिकी एंड की, राइट। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रख लीजिए। अब दोस्तों दूसरा एंजाइम आता है जो इनको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखते हैं, बात करते हैं क्या है ये डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज मतलब लाइगेट करना, जोड़ना, जो गैप है उसको फिल करना। क्या दिया हुआ है, डीएनए लाइगेज एंजाइम विच कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि पेंटोस फॉस्फेट एंड बेस पेयर मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप तो है ही। तो जब भी ये एक फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, तो फॉस्फेट से ही जुड़ता है। तो हम जो कट लगाते हैं हम फॉस्फेट पे लगाते हैं, तो ये तो जोड़ने का काम करता है। तो जब भी हमें कभी एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होता है, तो हम फॉस्फेट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं 1 से 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे, इट हेल्प इन सीलिंग या ज्वाइंट द गैप बिटवीन 2 फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय दिस एंजाइम, है ना। 2 डीएनए फ्रेगमेंट के बीच की गैप को फिल करना या 2 डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइंट करना क्या कहलाता है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना, क्लियर है। दिस एंजाइम इज नोन एज बायोटिक गम। इसे किस नाम से जानते हैं, जैविक गोंद, बायोटिक गम या बायोटिक ग्लू, ठीक है। दिस एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, तो वैसे दोस्तों अपने एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गेलर्ट लेमैन एंड रिचर्डसन एंड हॉर्टविट्ज, ठीक है ना। थोड़ा नाम अजीब है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इन 1967 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये लाइगेज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसका ज़्यादा काम नहीं है, केवल डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ना है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड वाला है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नाम से याद आ रहा हो, पॉलीमराइज करना डीएनए को, एम्पलीफाई करवाना।
आपके पास टेम्पलेट डीएनए है, उस टेम्पलेट डीएनए से बेस पेयर को ऐड करवा के जब ये रीडिंग करेगा तो सिंथेसाइज करेगा नया स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था दोस्तों, तो इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बाय कोर्नबर्ग। एक साइंटिस्ट थे कोर्नबर्ग इन इकोलाई में। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें 1956 में क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था कोर्नबर्ग ने, और 1906 में इसके टाइप्स को डिस्क्राइब किया था या डिस्कवर किया था, ठीक है। इसको अगर डिफाइन करने की बात आती है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच हेल्प इन सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए ऑफ 3 to 5 एंड। आपको पता है कि डीएनए जब भी प्राइमर डीएनए को रीड करता है तो डीएनए का जो सेगमेंट्स होता है वो 3 to 5 होना चाहिए और प्राइमर का 5 to 3। तो जब भी ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये वाला 3 to 5, तो यहाँ पे बाइंड होगा और इधर की ओर रीड करेगा, यहाँ बाइंड होगा इधर की तरफ रीड करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर के 5 to 3 और डीएनए के 3 to 5 डायरेक्शन की ओर क्या करता है, रीड करता है। और जो किसकी हेल्प से, प्राइमर की हेल्प से। और जो आपका टेम्पलेट डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसको क्या करता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड उससे सिंथेसाइज करता है, उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच हेल्प इन सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम टेम्पलेट डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऑफ 3 to 5 एंड, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें 5 टाइप के आपके डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। अगर आप बात करोगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, तो ये तीनों डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल किया था, ये आपको भी पता है। फिफ्थ सिक्स आपको वो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट का इस्तेमाल आपको पता है कहाँ करते हैं, है ना। जो प्राइमर ऐड होते हैं तो वो आरएनए प्राइमर होते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो डबल स्ट्रैंड में जो गैप रह जाती हैं, है ना, कॉइलिंग करते वक्त उन गैप को रिमूव करना, सुपर कॉइल को हटाना और अच्छे से कॉइलिंग करवाना, वो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है। थर्ड का काम क्या है, डीएनए को पॉलीमराइज करना, प्राइमर के से उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना रीड करके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, वो आप जब डिटेल से पढ़ते हैं तब आपको मिलता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फोर्थ आता है दोस्तों एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अगर एल्केलाइन फॉस्फेटेज की बात करेंगे तो ये एंजाइम क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ता है। इसीलिए किसके प्रेजेंस में, एल्केलिक नेचर कंपाउंड्स के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये एल्केली कंपाउंड है जो फॉस्फेटेज बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है ना, या फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किसने किया था, दिस एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रॉबिन्सन इन 1923 में, ठीक है। अगर इसे डिफाइन करेंगे तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कैटालाइज द रिमूवल ऑफ 5 एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। दो जगह लगते हैं फॉस्फेट ग्रुप, एक 3 एंड और एक 5 एंड। तो ऊपर लगता है 5 एंड और नीचे लगता है 3 एंड। तो इसने क्या कहा, 5 एंड पे जो आपका क्या लगता है फॉस्फेट ग्रुप, उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज मेनली यूज्ड टू क्लीव द फॉस्फेट ग्रुप, देयरफॉर नोन एज फॉस्फेटेज। फॉस्फेट को तोड़ता है इसलिए फॉस्फेटेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, क्लियर। एंड दिस एक्ट मेनली एट एल्केलाइन पीएच, देयरफॉर कॉल्ड एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है ना। ये एल्कली नेचर के प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। रॉबर्ट रॉबिन्सन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था 1923 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट टैग पॉलीमरेज। अगर टैग पॉलीमरेज की बात करें दोस्तों तो ये एंजाइम एक थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है, जो कि हमारा जब पीसीआर करवाते हैं तो पीसीआर करवाते वक्त हमें टेम्परेचर को रेज करने के लिए ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ताकि हमारा जो बचा हुआ सेगमेंट्स रहे डीएनए का, जो एनीलिंग के बाद बचता है, तो वो एक्सटेंड करके उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो पॉलीमराइजेशन होता है वो कहीं से भी शुरू हो जाता है, तो जो सेगमेंट्स बच गए उनको कौन करेगा, तो उनको करवाने के लिए डबल स्ट्रैंड में यही टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। ये डीएनए का ही टाइप्स है, डीएनए टैग पॉलीमरेज, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, तो दिस एंजाइम वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय कैरोमिलिस 1976 में। कैरोमिलिस ने इसको आइसोलेट किया था कहाँ से, थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये वाटर में रहने वाला, हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने वाला एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, ठीक है ना। टैग पॉलीमरेज इज अ thermostable DNA polymerase enzyme
ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्या बोल सकते हैं, थर्मोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज्ड या एम्पलीफाइंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एक्ट एट अ प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये एंजाइम्स काम करता है, अगर टेम्परेचर कम है तो काम नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या हमने चीज़ें देखा और फिर इसको एंड करते हैं, और अगले सेशन में हम क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे। हमने रिस्ट्रक्शन एंजाइम देखा, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात की कि डब्ल्यू अर्बर ने स्मिथ और नॉर्दन ने मिलकर के रिस्ट्रक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हीमोफिलस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको 1978 में रिस्ट्रक्शन एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर करने के क्रेडिट में अर्बर, स्मिथ और नॉर्दन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद अगर डेफिनेशन में हमने बताया कि ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम है, एक स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। ये पहला फर्स्ट रिस्ट्रक्शन एंजाइम कौन सा, हिंड सेकंड, ठीक है ना। अभी तक लगभग 900 रिस्ट्रक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। फिर इसके दो टाइप बताए थे हमने, कौन कौन से बताए थे, एंजो और एक्जो। जो एंड साइड पे कट लगाता है, मतलब इन साइड पे, तो उसे एंडो, और जो आउट साइड पे कट लगाता है उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडो की अगर बात करेंगे तो ये जिस रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी स्पेसिफिक साइट पे कट लगाता है। वो स्पेसिफिक साइट रिस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, पैलिंड्रोमिक, या रिकॉग्निशन साइट हो सकता है, या रिस्ट्रिक्शन साइट। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर, केमिकल स्केपलर या बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं। पहली बार इस एंजाइम की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने कंस्ट्रक्ट किया था, हार्बर्ट वायरन स्टैनले कोहेन ने। इसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों टाइप्स की, तो ये इसमें भी देख सकते हैं ना, एक्सो ये एक साइड कट लगाता है, ये एंडो इन साइड कट लगाता है। इसमें भी 3 टाइप बताया दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले वाले में 3 यूनिट्स कंसिस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो कि इसमें एटीपी, Mg2 पॉजिटिव और एस एडेनोसाइल मेथिओनिन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड, थर्ड, तो सेकंड है जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज होने वाला फर्स्ट रिसेक्शन एंजाइम है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या हुआ था, यूज हुआ था। और थर्ड क्या है, ये ये 2 यूनिट्स को कंटेन करता है, ठीक है ना। इसमें भी एटीपी, Mg2 पॉजिटिव और एडेनोसाइल मेथिओनिन की भी जरूरत होती है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, इसे एसिमेट्रिक और उसे सिमेट्रिक कट बोलते हैं। ये अपोजिट स्टैंड पे कट लगाता है, और वो दोनों स्टैंड के एकदम आमने सामने कट लगाता है, एकदम पैरेलली कट लगाता है। इसको स्टिक करने में, चिपकाने के लिए रोल प्ले किया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज होने वाला स्टिकी कट है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। इसके बाद लाइगेज आता है, तो लाइगेज आपको पता है कि गैल्बर्ट लेमैन और रिचर्डसन एंड हर्जिट 1967 में क्या किया था, लाइगेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। इसका काम क्या है, 2 डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ना। इसके बाद बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है रीडिंग करना डीएनए के 3 to 5 स्ट्रैंड को, और उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके न्यू डीएनए को सिंथेसाइज करना, कहाँ से, टेम्पलेट डीएनए से। इसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था, कॉर्नबर्ग ने इकोलाई में 1956 में। इसके बाद अगर 5 टाइप के हमने बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज की, तो ये एल्कलिक नेचर के कंपाउंड है जो फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था, तो ये रॉबर्ट रॉबिन्सन है, जो 1923 में इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद अगर बात करेंगे टैग पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज इसको कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था अपने पीसीआर के लिए, ठीक है ना। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक पीसीआर मशीन उन्होंने बनाई थी, उसने डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए इस एंजाइम को पहली बार इस्तेमाल किया था। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसको डिस्कवर कब किया था, 1976 में इन्होंने, और पीसीआर कब, 1983 में इन्होंने डिस्कवर किया, और उसके बाद इसको यूज किया था, इस टैग पॉलीमरेज को। इसका काम क्या है, डीएनए का जो सेगमेंट्स रह जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, तो उसको ये एक्सटेंड करने में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर है इसके अंदर, ठीक है ना। टैग पॉलीमरेज का काम क्या है, टेम्पलेट डीएनए को सिंथेसाइज करना, ठीक है ना, जो बचा हुआ टेम्पलेट डीएनए उसको सिंथेसाइज करने में ये रोल प्ले करता है। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया, जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करता है और वाटर में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका एंजाइम्स का रिवीजन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। जय हिंद।